हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर सुला वाइनयार्ड आईपीओ के बारे में। तो इस वीडियो में अपन कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं सुला वाइनयार्ड का। इसमें अपन कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे, कंपनी का बिजनेस मॉडल देखेंगे, इसके प्रोडक्ट्स और इसके सप्लाई चेन देखेंगे। साथ ही साथ अपन आईपीओ के प्रोज एंड कॉन्स भी देखेंगे। और इसके साथ अपन यहाँ पर जो एनालिस्ट है उनकी राय भी देखेंगे कि उनका क्या कहना है आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर अपन डिसीजन लेंगे। और अगर आईपीओ में अप्लाई करना चाहे तो आपको कितना लिस्टिंग गेन इसमें मिल सकता है, जीएमपी क्या चल रहा है, वो सब अपन इसमें कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं पीपीटी को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पर। और सबसे पहले आप देखेंगे कंपनी का नाम सूला वाइन यार्ड करके है। सूला जो है इनका यहाँ पर फेमस ब्रांड है, ब्रांड नेम। वाइन यार्ड्स में इनके ग्रेप्स के फार्म्स वगैरह है। और ये जो है इनका लोगो है। और इनके प्रोडक्ट्स की बात करें तो कंपनी जो वाइन बनाती है तो इस टाइप की कुछ इनकी बोटल्स आती हैं यहाँ पर वाइन की। तो ये कंपनी का बेसिक नाम वगैरह है। अपन देखते हैं कंपनी का डिटेल्स, जो बेसिक इनके इन्फॉर्मेशन है वो। तो मैंने आपको कुछ डिटेल्स यहाँ फाइंड आउट किए कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले आप देखेंगे अबाउट कंपनी में। तो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी 2003 में, 2003 में कंपनी की यहाँ पर शुरुआत हुई थी। और अभी 2022 ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कंपनी यहाँ पर लगभग लगभग 20 साल यहाँ पर मार्केट में हो गए हैं। तो 20 साल में कंपनी यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है। और ग्रोथ में आप यहाँ देख सकते हैं इंडिया में लार्जेस्ट वाइन प्रोड्यूसर और सेलर है। तो अभी आप बात करते हैं अगर वाइन सेक्टर की, तो वाइन सेक्टर में कंपनी जो है इंडिया में लार्जेस्ट वाइन प्रोड्यूसर है और सेलर है। तो ये इनके यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है कंपनी का यहाँ पर। इसके बाद कंपनी अपने ब्रांड की बात करें तो कुछ ब्रांड्स इनके हैं जो फेमस हैं। जैसे इनके काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पर, अलग अलग लेवल्स में हैं। लेकिन जो फेमस ब्रांड है आप देख सकते हैं रासा, डिंडोरी, द सोर्स, सटोरी, मडेरा और डिया। तो ये इनके कुछ फेमस ब्रांड्स हैं यहाँ पर जो मार्केट में चलते हैं। और इसके बाद हम बात करें कंपनी के बिजनेस टाइप के यहाँ पर, तो कंपनी के मेनली यहाँ पर दो टाइप के बिजनेस यहाँ पर है कंपनी के। पहला जो है यहाँ पर वाइन बिजनेस है और सेकंड जो है टूरिज्म बिजनेस। दोनों आपस में इंटरलिंक ही है ऐसे तो, लेकिन डिफरेंट कैसे मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो पहला जो इनका बिजनेस है यहाँ पर ये वाइन बिजनेस। वाइन बिजनेस में कंपनी क्या करती है कि वाइन यहाँ पर प्रोड्यूस करती है और सेल करती है। तो ये इनका जो है मेन बिजनेस है वाइन बिजनेस। इसमें कंपनी ग्रेप्स से अपना वाइन बनाती है और वाइन को फिर ये मार्केट में सेल करती है अलग अलग ब्रांड के नाम से। तो दूसरा इनका बिजनेस मॉडल है वो टूरिज्म का बिजनेस है। टूरिज्म में कंपनी क्या करती है कि इनके कुछ यहाँ पर प्रोडक्शन फैसिलिटीज है यहाँ पर, जहाँ पर इन्होंने फार्म हाउस बना के रखे हैं। और फार्म हाउस में कंपनी यहाँ पे क्या करती है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, जहाँ पर वो इनको वाइन सर्व करती है। और साथ में कुछ यहाँ पर अलग इंटरटेनमेंट के लिए कुछ और भी यहाँ पर फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, जिससे यहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। और मेनली टूरिस्ट आने के कारण ये इनका जो पहला जो ये टूरिज्म बिजनेस है, एक तो इनका नासिक में है महाराष्ट्र में, जो कि पुणे मुंबई के लोग यहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं। दूसरा जो इनका कर्नाटका में वो है बेंगलोर में। तो बेंगलोर में भी काफ़ी अच्छी यंग क्राउड है, तो लोग यहाँ पर वेकेशन या टूरिज्म के लिए घूमने आते हैं, जहाँ से इनका सेकंड बिजनेस मॉडल जनरेट होता है। और इस टाइप के इनके दो बिजनेस टाइप हैं, बिजनेस मॉडल्स यहाँ पर हैं कंपनी के। इसके बाद बात करते हैं अपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज की। तो कंपनी के टोटल 4 प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं, जिसमें 4 तो इनके खुद के हैं और 2 लिस्ट में, टोटल 6 इनके प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं। 4 इनके खुद के हैं, 2 इन्होंने लिस्ट पे लिए हुए हैं। और ये भी महाराष्ट्र कर्नाटका में ही है, जहाँ पर इनका टूरिज्म बिजनेस चलता है, नासिक और बेंगलोर में। इसके बाद अपन बात करें यहाँ पर परमानेंट एम्प्लॉय की, तो कंपनी के पास 141 अभी करंटली परमानेंट एम्प्लॉय है, जो भी कंपनी में परमानेंट बेसिस पर काम करते हैं। तो ये कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल्स थी। अब हम बात करते हैं कंपनी के यहाँ पर बिजनेस मॉडल के ऊपर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल में टोटल 56 यहाँ पर डिफरेंट टाइप के यहाँ पर वाइन के लेबल्स हैं यहाँ पर, जो कि पिछले कुछ फेमस ब्रांड्स जो अपन पिछले स्लाइड में डिस्कस किए थे, उसके अलावा टोटल इनके पास 56 यहाँ पर अलग अलग लेबल्स में यानी कि वाइन जो है बिकती है मार्केट में। और बात करें अपन इसका लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंपनी यहाँ पर बना के रखा है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में अपन बात करें तो इनके यहाँ पर अराउंड 13,000 रिटेल यहाँ पर टच पॉइंट्स हैं। मीन्स 13K के ऊपर इनके पास यहाँ पर रिटेलर्स हैं, जिनके थ्रू कंपनी अपना वाइन यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया में सेल करती है। तो ये तो इनका हो गया रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के ऊपर। इनके साथ ही इनके पास D2C यहाँ पर बिजनेस मॉडल भी है। D2C मतलब यहाँ पर डायरेक्ट टू कंज्यूमर, मीन्स कंपनी यहाँ पर मैन्युफैक्चर करती है यहाँ पर वाइन, और डायरेक्टली फिर ये कंज्यूमर को सेल करती थी। बीच में इनके पास कोई भी यहाँ पर रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी नहीं है, तो इसको बोलते हैं D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। तो इनमें जो अपने सेकंड इनका बिजनेस मॉडल डिस्कस किया था टूरिज्म वाला, जिसके थ्रू ये कंपनी सेल करती है, जो कि इनका नासिक और बेंगलोर में है। तो ये इनका D2C सेकंड बिजनेस मॉडल है।
इसके बाद बात करें अपन कंपनी का यहाँ पर बैक एंड चैनल की अपन बात करें सोर्सिंग का, क्योंकि इनको रॉ मटेरियल भी चाहिए होता है वाइन बनाने के लिए, और जो इनका रॉ मटेरियल है वो होते हैं ग्रेप्स। तो ग्रेप्स से कंपनी अपना वाइन बनाती है। तो ग्रेप्स अल्टीमेटली इनको फार्मर्स से परचेस करना होता है, जिसके लिए इन्होंने यहाँ पर लॉन्ग टर्म सप्लाई अरेंजमेंट करके रखा है, एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट इन्होंने करके रखा है। और वो जो टोटल एरिया है वो फार्मर्स का वो 2290 एकर्स का टोटल एरिया है, जिससे कंपनी यहाँ पर ग्रेप्स परचेस करती है। तो ये इनका एक प्लस पॉइंट है कि इनके पास यहाँ पर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट करके रखा कंपनी ने यहाँ पर ग्रेप्स के लिए, फार्मर से ऑलरेडी यहाँ पर एग्रीमेंट करके रखा है। तो ये कंटिन्यूसली इनको सप्लाई होती रहती है ग्रेप्स की, तो प्रोडक्शन में कोई इनको इशू नहीं आता है। इसके बाद बात करते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म की। तो इनके पास यहाँ पर 50 डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो इनको सप्लाई करते हैं, जो इनके 13,000 के समथिंग ये रिटेल टच पॉइंट है, जिनको ये 50 डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर मटेरियल सप्लाई करते हैं इनसे परचेस करके। इसके अलावा इनके पास 11 कॉर्पोरेशन हैं, 14 लाइसेंस सेलर हैं, और कंपनी के पास 7 डिपोट भी बना के रखे हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट में कंपनी को सेल करना होता है। तो इन 7 डिपोट्स के थ्रू कंपनी यहाँ पर सप्लाई करती है, और 3 डिफेंस यूनिट भी ये सप्लाई करती है। तो ये इनका एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म हो गया जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। इसके बाद बात करें टोटल पॉइंट ऑफ सेल्स, उनके पास 23,000 है। अब टोटल यहाँ पे डिफरेंट कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बताया कि इनके पास 13,000 ओनली यहाँ पे रिटेलर्स हैं। तो रिटेलर्स के अलावा 13,500 इनके पास रिटेलर्स हैं, लेकिन उसके अलावा इनके पास 9,000 होरेका सेगमेंट के कस्टमर भी है। होरेका सेगमेंट मीन्स होटल, रेस्टोरेंट और केटर्स और कैफे। तो ये जो होटल, रेस्टोरेंट, कैफे वगैरह है, इनमें भी इनको सप्लाई करती है कंपनी यहाँ पर। और वो जो कस्टमर बेस है वो 9,000 के ऊपर इनके पास है। तो 9,000 के ऊपर इनके पास होरेका सेगमेंट के कस्टमर्स हैं, और 13,500 के ऊपर इनके पास रिटेल के कस्टमर्स हैं। तो टोटल मिला के इनके पास 23,000 के यहाँ पर टोटल टच पॉइंट्स हैं इनके पास सेल करने के लिए। तो ये इनका एक अच्छा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है यहाँ पर सेल करने के लिए, और यहाँ पर रिटेलर्स का भी यहाँ पर अच्छा इनका कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। तो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल हो गया यहाँ पर टोटल। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स की अपन यहाँ पर बात करते हैं। तो आप देखते हैं मैंने 3 साल का यहाँ पर फाइनेंशियल्स का डेटा यहाँ पर लिया है, यहाँ पर 2020 का, 21 का और 22 का। इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ मैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2020 में अपन देखेंगे रिवेन्यू, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट, और साथ में अपन बोरोइंग भी यहाँ पर देखना जरूरी है, क्योंकि कंपनी अगर प्रॉफिट कर रही है तो कंपनी के पास उधारी भी है या नहीं है वो देखना भी जरूरी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 2020 की। 2020 में कंपनी के पास जो रिवेन्यू था वो था 523 करोड़ का। सारे नंबर्स ये जो है करोड़ में है। तो 523 करोड़ का कंपनी का रिवेन्यू था 2020 में। 2021 में घट करके 421 करोड़ का हो गया है। तो रिवेन्यू यहाँ पर काफ़ी कम हुआ है, 100 करोड़ के आसपास कंपनी का रिवेन्यू 2020 से 21 में कम हो गया है। 2022 की बात करें तो ये 456 करोड़ का हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है इसमें, लेकिन उतना ज़्यादा यहाँ पर रिवेन्यू बढ़ा नहीं है। तो अल्टीमेटली 2020 से 22 का अपन देखेंगे रिवेन्यू थोड़ा कम हुआ है। हो सकता है 2020-21 में कोरोना की वजह से इनका थोड़ा यहाँ पर रिवेन्यू कम हुआ हो, बट इनका ओवरऑल रिवेन्यू तो यहाँ पर कम हुआ है। अब अपन बात कर लेते हैं कंपनी के यहाँ पर एक्सपेंसेस की। तो 523 करोड़ का रेवेन्यू था, उसमें 472 करोड़ का इनका एक्सपेंसेस था, और 421 का अगेंस्ट में इनका 357 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का एक्सपेंसेस था, और 456 करोड़ के अगेंस्ट में 340 का इनका एक्सपेंसेस था यहाँ पर। तो 472 से इनका यहाँ पर रेवेन्यू काफ़ी कम हुआ था इधर, तो इनका यहाँ पर एक्सपेंसेस भी कम हुए हैं। यहाँ पर हल्का सा रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन एक्सपेंसेस इन्होंने यहाँ पर और भी कम किए हैं यहाँ पर। तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है कि इनके एक्सपेंसेस यहाँ पर साल दर साल यहाँ पर कम हो रहे हैं। अब अपन बात करें यहाँ पर प्रॉफिट की, तो आप देखेंगे यहाँ पर 2020 में कंपनी यहाँ पर माइनस में थी, -15 करोड़ का इनको यहाँ पर नुकसान हुआ था। तो 15 करोड़ के नुकसान से कंपनी 2020 से 21 में अपन बात करें तो 15 करोड़ का लॉस रिकॉर्ड करके कंपनी यहाँ पर 3 करोड़ के प्रॉफिट में आई है। इनका यहाँ पर रेवेन्यू जरूर कम हुआ है 100 करोड़ का, लेकिन इन्होंने एक्सपेंसेस कम करके कंपनी को प्रॉफिटेबल में लाए हैं ये। तो ये इनके लिए अच्छी बात है, रेवेन्यू भले यहाँ पर कम हुआ हो कंपनी का, लेकिन इनका प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ा है। और 2021 से अपन 22 का कंपेयर करते हैं, यहाँ पर 3 करोड़ प्रॉफिट से कंपनी यहाँ पर 52 करोड़ के प्रॉफिट में चली गई है 2022 में। रेवेन्यू देखेंगे थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन कंपनी के एक्सपेंसेस काफ़ी कम हुए हैं, जिसके चलते यहाँ पर कंपनी का यहाँ पर नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बढ़ा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। कंपनी का यहाँ पर प्रॉफिट आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा बढ़ा है। 15 करोड़ के लॉस में थी कंपनी 2020 में, जो करके बढ़ करके 52 करोड़ के यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है अभी। इसके साथ अपन यहाँ पर बोरोइंग्स भी देख लेते हैं। तो 2020 में कंपनी के पास 380 करोड़ की बोरोइंग्स थी, जो 2021 में कम होकर के ओनली 300 करोड़ की रह गई है। 67 करोड़ की यहाँ पर बोरोइंग्स कम हुई है। और अभी की बात करें तो और भी यहाँ पर 301 करोड़ से कम होकर के 228 करोड़ की बोरोइंग रह गई है। तो कंपनी की बोरोइंग भी लगातार यहाँ पर कम हो रही है, प्रॉफिट यहाँ पर इनके जो है बढ़ रहे हैं साल दर साल, एक्सपेंसेस भी कंपनी यहाँ पर कम कर रही है।
खाली एक ही यहाँ पर विषय है कि इनका जो रिवेन्यू है वो यहाँ पर कांस्टेंट बना हुआ है या फिर कम हुआ है 2020 से। तो ये थोड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न कि इनका रिवेन्यू नहीं बढ़ा है यहाँ पर, लेकिन कंपनी की प्रॉफिट और बोरोइंग्स यहाँ पर अच्छे खासे ग्रोथ की है यहाँ कंपनी के पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये कंपनी कुछ फाइनेंशियल थे जो कि अच्छे स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं। अभी तो फाइनेंशियल में कंपनी प्रॉफिट में आ रही है। अब इनका यहाँ से अगर रिवेन्यू और बढ़ता है तो जितना रिवेन्यू बढ़ेगा उतना कंपनी का यहाँ पर प्रॉफिट भी बढ़ेगा और इनकी कंपनी की बोरोइंग्स यहाँ पर कम होगी। तो ये था कंपनी का फाइनेंशियल्स के ऊपर। अब अपन देखते हैं कंपनी का यहाँ पर कुछ प्रोस और कॉन्स अपन आईपीओ के देखेंगे कि कंपनी के यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट क्या है आईपीओ में और नेगेटिव पॉइंट क्या है। उसके बेसिस पे अपन डिसीजन ले सकते हैं कि आपको आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो सबसे पहले अपन प्रोस की बात करें तो Sula Vineyard is the largest wine producer in India with several innovative products offering supported by the efficient production mechanism। तो जैसा कि अपन देखा कि कंपनी जो है यहाँ पर इंडिया में लार्जेस्ट वाइन प्रोड्यूसर है और प्रोडक्ट्स भी इनके काफी इनोवेटिव है, जो कि यहाँ पर इफिशिएंट प्रोडक्शन मैकेनिज्म के थ्रू यह कंपनी प्रोड्यूस कर रही है। तो ये इनका एक प्लस पॉइंट है जो कि आने वाले टाइम में कंपनी को हेल्प कर सकता है, क्योंकि ये लार्जेस्ट वाइन प्रोड्यूसर है तो इनका बेनिफिट इनको मिलता ही है। सेकंड जो पॉइंट है वो टाइट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स विद लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल एक्सक्लूसिवली टू सुला वाइनयार्ड। जैसे कि अपन देखा कि इनके पास 228 समथिंग 2028 करोड़ मीन्स सॉरी 2280 एकड़ के आसपास का इनका जो टोटल ग्रेप्स के इनके फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट्स में है, जिनके थ्रू इन्होंने रॉ मटेरियल लेते हैं, परचेस करते हैं। तो ग्रेप्स की इनके पास अवेलेबिलिटी हमेशा बनी रहती है। तो ये भी इनका एक प्लस पॉइंट कि इन्होंने बैकएंड इसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके रखा है इनको रॉ मटेरियल्स के लिए। तो ये भी इनका एक प्लस पॉइंट है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो दे आर द लीडर एंड पायोनियर ऑफ वाइन टूरिज्म इन इंडिया। जो इनका सेकंड बिजनेस है टूरिज्म का, वो भी इनका एक अच्छा बिजनेस चल रहा है अभी और पायोनियर है इसमें भी। तो ये भी इनका एक प्लस पॉइंट है कि इन सेकंड जो बिजनेस मॉडल उनसे भी कंपनी को अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है। इसके साथ अगर अपन इसके कॉन्स देखें यहाँ पर तो कंपनी कुछ यहाँ पर डिसएडवांटेज भी है, कुछ एडवांटेज है। तो डिसएडवांटेज बात करें तो रिवेन्यू परफॉर्मेंस डिपेंडिंग ऑन द लाइसेंसिंग एक्साइज रिजिम एंड टैक्स लॉ माइट चेंज इन फ्यूचर विद एनी ऑफ द अबव चेंजेस। तो क्योंकि ये वाइन का बिजनेस है तो यहाँ पर गवर्नमेंट के भी काफी इंटरफेस रहता है कि लाइसेंस इनको मिलता है नहीं मिलता है, इनके रीसेलर को लाइसेंस मिलता है नहीं मिलता है, एक्साइज रिजिम चेंजेस होते हैं तो टैक्स लॉ भी कभी कभी चेंजेस हो जाते हैं इन फ्यूचर में, पॉलिटिक्स अगर चेंज होती है तो वो सब इनको गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है इनको टैक्स वगैरह के लिए और लाइसेंसिंग के लिए, जो कि इनके आने वाले टाइम में बिजनेस को फ्यूचर में ये अल्टीमेटली इनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है गवर्नमेंट के ऊपर। तो ये इनका एक नेगेटिव पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट की बात करें तो फ्यूचर कैश इनफ्लो कैन बी इम्पैक्टेड इफ देयर इन एनी चेंजेस इन द करंट इम्पोर्ट ड्यूटी रिजिम। अगर ये जो इम्पोर्ट करते हैं इसमें भी अगर कोई चेंजेस आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से तो भी इनको यहाँ पर फ्यूचर इन कैश फ्लो में यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये भी इनका एक नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पर। और तीसरा जो नेगेटिव पॉइंट है वो वाइन एंड ग्रेप्स प्रोडक्शन आर सब्जेक्टेड टू क्लाइमेट कंडीशन दैट कैन इम्पैक्ट द फ्यूचर रेवेन्यू अर्निंग। जो ग्रेप्स जो इनका है मेजरली यहाँ पे इनका जो प्रोडक्ट बनता है ग्रेप्स से बनता है और ग्रेप्स इनका रॉ मटेरियल है। तो अगर यहाँ पर कोई क्लाइमेटिक कंडीशन चेंजेस आते हैं जैसे कि कुछ ज़्यादा बारिश होती है या फिर ज़्यादा गर्मी पड़ती है जिससे कि अगर यहाँ पर ग्रेप्स जो है प्रोडक्शन यहाँ पर कम होता है तो इनका अल्टीमेटली यहाँ पर प्रोडक्शन को इम्पेक्ट कर सकता है, जो कि इनका लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। तो ये इनकी कुछ प्रोस एंड कॉन्स थे जो आप यहाँ पर देख सकते हो। प्रोज वैसे देखा जाए तो ठीक ठाक है यहाँ पर इनकी कंपनी के पास। और कॉन्स की बात करें तो यहाँ पर एक मेजर जो कॉन्स इनका कि गवर्नमेंट एक्साइज रिजिम वगैरह टैक्सेस वगैरह है, अगर टैक्सेस बढ़ाती है गवर्नमेंट वाइन वगैरह पे तो भी इनका यहाँ पर रिवेन्यू इम्पेक्ट होता है और इनका रिवेन्यू कम होगा तो अल्टीमेटली इनका प्रॉफिट भी कम होगा। तो ये इनके लिए मेजर कंसर्न की बात है। तो ये तो हो गए इनके प्रोज एंड कॉन्स। अब अपन देखते हैं कंपनी का यहाँ पर आईपीओ रिव्यू। तो रिव्यू में आप देखेंगे तो जो ब्रोकर्स के रिव्यू हैं 5 ब्रोकर्स ने इनको सब्सक्रिप्शन के लिए बोला है यहाँ पर, सब्सक्राइब की रेटिंग दी है यहाँ पर 5 ब्रोकर ने। और उसके अलावा अपन देखेंगे तो न्यूट्रल इसमें कोई नहीं है, अवॉइड भी किसी ने बोला नहीं है यहाँ पर अवॉइड करने के लिए। तो ये इनके लिए अच्छी बात है। मेंबर्स की बात करें तो 5 मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन की रेटिंग दिया है यहाँ पर, 2 मेंबर्स ने इसको न्यूट्रल दिया है और 1 मेंबर ने इसको अवॉइड करने के लिए भी बोला है, जबकि यहाँ पर ब्रोकर्स ने किसने इसको अवॉइड करने के लिए नहीं बोला है। तो अपन देखते हैं ये ब्रोकर्स हैं कौन कौन से और ब्रोकर्स के यहाँ पर क्या क्या रेटिंग्स हैं उसको अपन यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो ये ब्रोकर्स और एनालिस्ट के यहाँ पर रिव्यू है। इसमें सबसे पहले जो है यहाँ पर आनंद राठी करके हैं। तो आनंद राठी ने यहाँ पर इसको मैं अप्लाई करने के लिए बोला है, मीन्स आपके ऊपर डिसीजन छोड़ा कि आप चाहो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। अवॉइड का यहाँ पर किसी ने बोला नहीं है कि इसको आपको अवॉइड करना है। और इसके बाद एक्सिस कैपिटल की बोले तो इसमें कोई रेटिंग नहीं दिया है इसको। कैनरा बैंक की बात करें तो कैनरा बैंक ने इसको अप्लाई करने के लिए बोला है कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हो।
और कैपिटल मार्केट ने मैं अप्लाई डिसीजन आपके ऊपर छोड़ा है कि आप चाहो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। और चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड ने इसमें अप्लाई करने की रेटिंग दी है, इसमें आप इसमें अप्लाई कर सकते हो भाई। इसमें लिस्टिंग इन आपको मिल सकता है। दिलीप दावड़ा की अपन बात करें तो इन्होंने मैं अप्लाई बोला है कि आपके ऊपर डिसीजन छोड़ा है, आप चाहो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो, चाहो तो नहीं कर सकते हो। कोटक सिक्योरिटी ने इसको कोई रेटिंग नहीं दिया है। अल्टीमेटली इसमें मेजर जो पॉइंट है वो है कि अवॉइड के लिए इसको किसने नहीं बोला है, चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। बट मतलब लेकिन एक जो होता है नहीं, कोई आईपीओ जो ज़्यादा रिस्की होते हैं उसमें ब्रोकर्स बोल देते हैं कि आपको इसको अवॉइड करना है, ये आपको लॉस दे सकता है। तो अवॉइड के लिए इसको किसी ने नहीं बोला है, मीन्स आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट इसमें मिलेगा ही मिलेगा। तो ये ब्रोकर्स और एनालिस्ट के यहाँ पे रिव्यू थे। इसके बाद अपन बात करते हैं आईपीओ का डेट का। तो जैसे कि आपको पता है 12 दिसंबर को आईपीओ ओपन होने वाला है। क्लोजिंग डेट जो इसका रहेगा 14 दिसंबर का रहेगा। और अलॉटमेंट आपको 19 दिसंबर को मिल जाएगा। 19 दिसंबर को इसमें नहीं आता है, आप 20 तारीख को ही चेक करें, 19 को चेक करने का कोई मतलब नहीं है, हर दिन एक दिन लेट ही इसका अलॉटमेंट शो होता है। लेकिन आपको रिफंड अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 20 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा। और अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 21 दिसंबर में आपके डीमेट में शेयर जो है क्रेडिट हो जाएंगे। और लिस्टिंग डेट जो है इसका 22 दिसंबर है। तो 22 दिसंबर में आप इसमें बाय सेल कर सकते हो इसके शेयर्स को। तो ये थी कुछ इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। अपन बात कर लेते हैं आईपीओ का प्राइस बैंड वगैरह के बारे में। तो फेस वैल्यू की बात करें तो कंपनी का जो फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर इसका फेस वैल्यू है। प्राइस की बात करें तो 340 से 357 इसका प्राइस बैंड है। 357 पे आपको ये अलॉटमेंट मिल जाएगा, कट ऑफ प्राइस इसका 357 ही रहेगा इसमें। और लोट साइज की बात करें तो 42 एक लोट में आपको शेयर्स मिलने वाले हैं। और इश्यू साइज की बात करें तो ये 960 करोड़ का आईपीओ है, जो कि एक मीडियम साइज का आईपीओ, ठीक ठाक, ज़्यादा छोटा भी नहीं है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। टोटल नंबर ऑफ शेयर जो इसमें रहने वाले 2.69 करोड़ शेयर्स रहने वाले हैं। और ये जो सारे शेयर जो है ओफर ओफर फॉर सेल है, ओएफएस, जो कि एक अगेन नेगेटिव पॉइंट है कंपनी का, अपन इसको कौन में गिन सकते हैं। क्योंकि ये जो 960 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, ये जो इनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो बेच के निकल रहे हैं अपना, ये पैसा कंपनी के ग्रोथ में यहाँ पर यूज नहीं होने वाला है। क्योंकि ओएफएस जो होता है वो यहाँ पर ऑफर फॉर सेल से जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो अपना शेयर यहाँ पर सेल करके एग्जिट होने वाले हैं। तो 960 करोड़ जो रुपए जाएंगे ये कंपनी की ग्रोथ में ना यूटिलाइज होकर ये शेयर होल्डर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनके पॉकेट में जाने वाले हैं। इसके बाद बात करें क्यूआईबी की, तो क्यूआईबी को कोटा इन्होंने ऑफर किया है वो नॉट मोर देन 50%। एचएनआई की बात करें तो नॉट लेस देन 15%। और अपने खासकर रिटेल की बात करें तो नॉट लेस देन 35% इन्होंने यहाँ पे कोटा रिजर्व रखा है रिटेल कैटेगरी के लिए। तो मिनिमम 35% का आपको पास यहाँ पर रिटेल के लिए इन्होंने रिजर्व रखा है कोटा। तो ये एक अच्छी बात है। इसके बाद अपन अगर बात करें यहाँ पर तो लोट साइज की, तो मिनिमम आप एक लोट में अप्लाई कर सकते हो जिसमें आपको 42 शेयर मिलेंगे और 14,900 रुपये आपको लगभग लगाने पड़ेंगे। और मैक्सिमम आप 13 लोट लगा सकते हो जिसमें आपको 546 शेयर मिलेंगे, जिसमें आपको 1,94,000 रुपये लगाने पड़ेंगे। और एच एन आई की बात करें तो एच एन आई में आपको मिनिमम अगर आप इसमें जाते हो स्मॉल कैटेगरी में तो आपको 14 लॉट्स में अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसमें 588 आपको शेयर मिलेंगे और 2,09,000 के आसपास आपको फंड लगाना पड़ेगा। और एच एन आई बिग कैटेगरी में जाते हैं तो मिनिमम आपको 67 लॉट्स में अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें आपको 2,814 शेयर्स मिलेंगे और 10 लाख के करीब आपको इसमें फंड लगाना पड़ेगा। तो ये था आईपीओ का लोट साइज के बारे में। अपन बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, जो कि मेन इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो करंटली जो जीएमपी चल रहा है 34 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, 34-35, 5-10 रुपये डेली ऊपर नीचे होता रहता है ये। तो आप एवरेज को 34 लेकर चल सकते हो। और इसके साथ अपन कट ऑफ प्राइस, तो अपन देखा 357 कट ऑफ प्राइस था। तो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग की बात करें तो 357 प्लस आप इसमें 34 कर लीजिए, तो आपको 391 के आसपास ये लिस्टिंग होता हुआ देखने को मिल सकता है अभी के ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से। और इसके हिसाब से आप लिस्टिंग गेन की बात करें तो आपको यहाँ पर 1428 रुपये पर लोट प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर आप एक लोट में अगर आपको लोट में मिलता है तो आपको 1428 रुपये 34 रुपये के जीएमपी के हिसाब से अभी मिल सकता है प्रॉफिट, जो कि 10% का रिटर्न है यहाँ पर। अगर आप 15,000 इसमें लगाते हो तो 15,000 के ऊपर आपको यहाँ पर 14 या 1,500 रुपये के आसपास आपको यहाँ पर पर लोट में प्रॉफिट मिल सकता है। तो 10% के आसपास इसका जीएमपी चल रहा है, अपन कह सकते हैं। इसके अलावा अपन रजिस्ट्रार की बात करें तो आईपीओ रजिस्ट्रार के फिनटेक है। के फिनटेक आप ध्यान से देख लीजिए इसी को। के फिनटेक ये जो आपको बोलता है कि आपको अगर 20 तारीख का अलॉटमेंट दिया है तो ये 21 को देता है। एक दिन हमेशा लेट ही अलॉटमेंट आता है और आपको अलॉटमेंट के फिनटेक की वेबसाइट पर जाकर ही चेक करना होता है। तो ये था कंपनी का रजिस्ट्रार और ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो मेजर में लिए अपन सारे पॉइंट इसमें डिस्कशन कर लिए हैं यहाँ पर।
और भी कोई अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।